सकते हो यहाँ पर। यहाँ देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, दिस चैप्टर इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अभी तक जो पढ़े वो फ्रीडम में वो पॉलिटिकल थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट आइडियल था, सबसे पहला आइडियल या सबसे पहला वैल्यू। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वालिटी। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आता है जब हम इक्वालिटी के बारे में सोचते हैं या समानता के बारे में, जिसको हम हिंदी में समानता बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इक्वालिटी के बारे में, जो एक वैल्यू है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्थान दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी। इसको आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम आपका। तो 14 से 18 तक इस हमारे इक्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसको इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि इक्वालिटी है क्या? व्हाई शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट दिस मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल? तो इक्वालिटी है क्या, समानता है क्या, और ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी को हम सेम तरीके से ट्रीट करें? क्या इक्वालिटी का यह मकसद है या यह मतलब है? या फिर हमें इक्वालिटी इस तरीके से परस्यू करनी चाहिए, हमें इस ढंग से प्राप्त करना चाहिए कि इनइक्वालिटी खत्म हो जाए? क्या यह मतलब है इक्वालिटी का? और फिर लास्ट में है हम जब पढ़ेंगे इसमें कि डिफरेंट डायमेंशंस क्या क्या है इक्वालिटी की। यानी जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो किस प्रकार की इक्वालिटी की बात करते हैं, या वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या फिर सोशल हो। देखिए, आजादी के बाद हमने कुछ हद तक पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव कर लिया था। आप किसी भी कंट्री को उठाइए, आप देखिएगा वहां पर मेल और फीमेल को वोटिंग राइट्स एक साथ नहीं दिया गया। हिंदुस्तान एक ऐसा पहला कंट्री था, एकमात्र कंट्री रहा जहां आजादी के वक्त ही वोटिंग राइट्स दे दिए थे, महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार मिल गया। यानी हमने कुछ हद तक पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव कर लिया था। लेकिन आज भी हमारे पास इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी को हम अचीव नहीं कर पाए। हमें आज भी उसे अचीव करना है और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस क्या है, उसके अलग अलग रूप क्या है। फिर ये पढ़ेंगे कि इक्वालिटी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं और इनइक्वालिटी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। उसी ढंग से हम आगे देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी में, जैसे सोशलिज्म में, मार्क्सिज्म में, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म में इक्वालिटी का क्या रोल है, इक्वालिटी की क्या भूमिका है। इन चीजों को थोड़ा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, इन चीजों को हम थोड़ा देखेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल सी फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ इनइक्वालिटी। यहां पर एक चीज और समझेंगे कि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन विजिबल क्या है? इनइक्वालिटी। यानी हम इक्वालिटी को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे। यानी अगर इक्वालिटी को समझना है तो हमको इनइक्वालिटी को समझना पड़ेगा और इनइक्वालिटी के विभिन्न विभिन्न रूपों को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम इक्वालिटी को समझ सकते हैं। तो हम आज पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। इक्वालिटी का व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, इक्वालिटी मैटर कैसे करता है? पूछिए, सवाल है आपका। इसका डिफरेंस उस पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? पहले इस पर आ जाइए। उस फोटो में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। उस फोटो में दिखाया हैव और हैव नॉट्स को दिखाया गया, मतलब किसके पास पैसे हैं वो अपना लाइवलीहुड चला सकता है, एक लाइवलीहुड नहीं चला सकता। यानी इनइक्वालिटी को कुछ हद तक दिखाया गया हो सकता है। व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, इक्वालिटी हमारे लिए क्यों मैटर करता है, क्या क्यों हम पढ़ते हैं इक्वालिटी? हम इक्वालिटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं। हमारे लिए इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? हम क्यों मानते हैं कि समानता हमारे लिए बहुत जरूरी है? क्या कारण है? तो आप सोच के देखिए, अगर समानता ना हो, देखिए किसी चीज का इंपॉर्टेंस अगर समझना हो तो उसके एब्सेंस में समझिए। अगर समानता ना हो तो समाज का क्या होगा? समाज में असमानताएं बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा और लास्ट में क्या होगा? सोशल डिसऑर्डर। तो समानता काफी इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए और किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए या फिर किसी भी समृद्ध सोसाइटी के लिए इक्वालिटी का अपना एक अलग महत्व है। तो सबसे पहले क्या है? इक्वालिटी एक पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है जिसने हम सदियों से ह्यूमन बीइंग को गाइड किया है। शुरू से आप सुनते होंगे राजा रानी की कहानियां,
तो राजा रानी की कहानियों में सुनते होंगे कि कुछ राजा ने अपनी रानियों को भी युद्ध के लिए तैयार किया था। जैसे झांसी की रानी की बात सुनते हैं, तो झांसी की रानी में हमने क्या पाया, वो सारे क्वालिटी जो मेल में थे, लड़ने की क्वालिटी, डिप्लोमेटिक क्वालिटी, वो सारी क्वालिटीज उनमें थी। या रुद्रमा देवी की बात करते हैं साउथ इंडिया में, वारंगल में, उनके अंदर भी सारे खूबियां थी जो एक मेल वैरियर में थी। तो शुरू से ही इक्वालिटी को एक महत्वपूर्ण औजार मान रहे हैं जो महिलाओं को, हाँ इंदिरा गांधी का एग्जांपल ले सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर हम शुरू से भी चले शताब्दियों पहले, तो ये अधिकार महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी दिए गए थे। शिक्षा का अधिकार के साथ साथ हथियार चलाने का अधिकार भी। रजिया सुल्तान, उनके नाम को कौन नहीं जानता है, तो रजिया सुल्तान को वो सारे अधिकार दिए गए थे जो इक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सदियों से इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट चलता रहा है, कोई नई बात नहीं है जिसको इक्वालिटी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके प्रश्न लेके थोड़ा कंप्लीट कर लें, आगे फिर लेंगे आपका। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना साइड में। हर एक धर्म में और हर एक विश्वास में जो भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया, उन सब में आपको इक्वालिटी दिखेगी। आप ईश्वर की बातें भी करते हैं, अगर हिंदू समाज की बात भी करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, वहां भी आपको बटा हुआ मिलेगा। अगर देखेंगे तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी प्रधानता दी गई है, ईश्वर को भी पुरुष और महिलाओं में बांटा गया है। जैसे अगर विद्या की बात करें तो सरस्वती माता को स्थान दिया गया है, धन की बात करें तो लक्ष्मी जी को स्थान दिया गया है। कहने का मतलब यहां पर शक्तियों का बंटवारा भी महिलाओं और पुरुषों में भी बराबर बराबर किया गया ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे। तो इसीलिए इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्वालिटी कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर इक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के समाज में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा नोशन है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमैनिटी को जोड़ के रखता है। सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सबको बराबर रखने का प्रयास किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट से। आज के समाज में क्या है, इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर उन देशों में जिन देशों ने किसी और की गुलामी को झेला है। अगर भारत की बात करें और साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन दोनों में क्या था, एक चीज कॉमन था, वो क्या थी, गरीबी, वो था इनइक्वालिटी, असमानता। जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज हमारे यहां भी रूल करते हैं और वहां भी रूल करते हैं, दोनों जगह। तो अंग्रेज जहां जहां रूल किए थे वहां पर क्या हुआ, क्या फैल गया, असमानता। यानी वहां पर किसकी आवश्यकता महसूस हुई, इक्वालिटी की। तो ये कॉमन आवश्यकता थी जो हमारे कंट्री में भी महसूस उतनी ही की गई जितना साउथ अफ्रीका में की गई। उसी रंग से विश्व के अनेक देशों में इक्वालिटी की डिमांड की जा रही है। इक्वालिटी हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, हमेशा से एक महत्वपूर्ण वैल्यू रहा है जिसको अचीव करने का प्रयास किया जाता है। अभी देखिएगा, इक्वालिटी भी अलग अलग स्तर पर, इक्वालिटी को भी अलग अलग तरीके से डिमांड किया जाता है। जैसे अभी बताए थे कि अगर एक समाज के अंदर बहुत ज्यादा अमीरी और गरीबी हो तो वहां भी इक्वालिटी की मांग होगी, लेकिन वो किस प्रकार की इक्वालिटी की मांग होगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की मांग होगी। अगर समाज में बहुत जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा ऊंची नीच हो तो वहां किस प्रकार की इक्वालिटी की मांग होगी, वहां सोशल इक्वालिटी की मांग होगी। और यदि किसी समाज में पूरी तरह पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पर कब्जा पुरुषों का हो और महिलाओं को वहां पर दरकिनार किया गया हो, वहां किस प्रकार की इक्वालिटी की मांग होगी। याद कीजिए पॉलिटिकल याद कीजिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में याद होगा, वहां पर नेशनल असेंबली में भी पुरुषों को स्थान दिया गया था, महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया था, महिलाओं को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। इसलिए उन लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स तैयार किए थे। याद कीजिएगा रॉबर्ट्सपियर का पीरियड, उसके पहले बहुत से महिलाओं ने पॉलिटिकल क्लब तैयार किया था और अपने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। यानी इक्वालिटी उस वक्त भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जितना आज हमारे लिए है, लेकिन सिर्फ डायमेंशंस बदल गया। वहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए फाइट हो रही थी, आज सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए फाइट हो रहा है हमारे कंट्री में। तो डायमेंशंस बदलेगा, लेकिन इक्वालिटी आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आज भी उतना रेलेवेंट है जितना उस समय था। इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझने का प्रयास करते हैं आगे हम लोग। The French revolutionary used the slogan liberty, equality और fraternity to revolt against the landed feudal aristocracy and the monarchy। अभी तक देख चुके हैं कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए फ्रीडम था उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इक्वालिटी भी है।
ये जीवन के लिए एक आधार स्तंभ है। यानी अगर इक्वालिटी ना हो, फ्रीडम ना हो, सोशल जस्टिस ना हो, तो शायद ह्यूमैनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। खासकर इक्वालिटी की जरूरत तब महसूस हुई जब हम लोग अंग्रेज के अधीन थे, हम किसी और के गुलाम थे। वहां पर हम लोगों ने पाया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीडम, और फ्रीडम के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वालिटी। क्योंकि फ्रीडम जैसे आएगा वैसे ही हम समाज में क्या हो जाएंगे, हम एक चीज और चीज की डिमांड होगी, वो होगी इक्वालिटी की। तो फ्रीडम के साथ साथ हम इक्वालिटी की भी उम्मीद कर रहे थे जब हमें आजादी मिली उसी वक्त। Everyone I know believes in a religion. Every religion I know preaches equality. Then why is there inequality in the world? क्योंकि हर एक, अभी बताए थे, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं इक्वालिटी के। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग डायमेंशंस के बारे में सोचता है, इक्वालिटी के डायमेंशंस के बारे में। कोई सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचता है इक्वालिटी को, तो कोई पॉलिटिकल के हिसाब से सोचता है, और कोई इकोनॉमिक के हिसाब से सोचता है। देखिए, अगर बहुत एडवांस कंट्री की बात करें तो वहां पर पॉलिटिकली हो सकता है सब कुछ अचीव कर लिया, वहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी अचीव कर लिया गया हो, लेकिन वहां पर हो सकता है इकोनॉमिक इक्वालिटी आज भी अचीव नहीं की गई हो, वहां भी इनइक्वालिटी रहा हो, और यह रहा है। अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री की बात करते हैं, वहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी काफी हद तक वहां पर लोगों को प्राप्त हो गया, इवन सोशल इक्वालिटी भी काफी हद तक प्राप्त हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तो आज भी अमेरिका इस मामले में पीछे। वहां भी अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी अधिक है। अगर अमीर है तो बहुत अमीर है, और गरीब है तो उनकी स्थिति भारत के गरीबों से भी गरीब है, वहां के जो गरीब है। यानी वहां भी इकोनॉमिक इक्वालिटी का बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। अभी आपको फिर बताए थे कि जब हम इक्वालिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इक्वालिटी चैप्टर के बदले जो नजर आएगा वो आएगा इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी को समझना है तो हमें इनइक्वालिटी को समझना पड़ेगा पहले, तब हम इक्वालिटी पर आएंगे। क्योंकि समाज में मूल तौर पर अगर इक्वालिटी को समझना है तो आपको समाज में इनइक्वालिटी को समझना पड़ेगा कि किस आधार पर इक्वालिटी है। देखिए, आज भी समाज में महिलाओं और दलितों का मुख्य तौर पर, हालांकि समाज में बहुत परिवर्तन हुए, पहले के मुकाबले काफी समृद्ध हुए इनके अधिकार, लेकिन आज भी अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो महिलाओं और दलितों की स्थिति मार्जिनलाइज ग्रुप की तरह ही है। वो सीमांत ग्रुप ही आज भी, वो हाशिए पर है आज भी। उनको भी मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता, या समाज के हर एक चीजों में उनको शामिल नहीं किया जाता। यानी आज भी क्या भेदभाव है, और इक्वालिटी आज भी पूरी तरह से व्याप्त नहीं है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गांव के अंदर ही पुरुष जो मेल बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है स्कूल जाने के लिए, और बच्चियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है स्कूल जाने के लिए। तो ये शो करता है कि समाज में क्या है, इनइक्वालिटी मौजूद है। किस इनइक्वालिटी, किस प्रकार की इनइक्वालिटी? जेंडर इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी की शुरुआत जो होती है उसका संघर्ष जब आदमी पैदा लेता है उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है। एक छोटी बच्ची वो सोचती है कि कैसे संघर्ष करना है, तो उसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। जेंडर इनइक्वालिटी जी नहीं, आप ऐसा नहीं कहा, मैंने क्या बोला कि हर जगह ऐसा नहीं है। व्यापक पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो आज भी ये समस्या है, आज भी ये समस्या है, इसको आप नहीं कह सकते। इट इज इनइक्वालिटी रादर देन इक्वालिटी व्हिच इज मोस्ट विजिबल अराउंड अस। अभी साफ साफ लिख दिया है कि आपको इक्वालिटी से ज्यादा क्या दिखेगा, इनइक्वालिटी दिखेगा। तो इक्वालिटी को समझना है तो आपको इनइक्वालिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज में आपको इनइक्वालिटी इजीली दिख जाएगा, और तब आप इसके थ्रू आप इक्वालिटी को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि इक्वालिटी एक थ्योरी है, एक वैल्यूज है, और उसको अगर प्राप्त करना है तो हकीकत में जो इनइक्वालिटी है उसको समझना पड़ेगा। अभी इसके पहले पढ़े थे हम लोग, इट इज इनइक्वालिटी रादर देन इक्वालिटी व्हिच इज मोस्ट विजिबल अराउंड अस इन द वर्ल्ड एज वेल एज विद इन आवर ओन सोसाइटी। तो हमें सबसे पहले साक्षात्कार किसका करते हैं हम? इनइक्वालिटी का। तो इक्वालिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें साक्षात्कार किसका करना पड़ता है? इनइक्वालिटी का। देखिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हमारे कंट्री में जहां जब बड़े बड़े लग्जरी बिल्डिंग्स होते हैं, हाउसेज होते हैं ना, उसके ठीक अपोजिट में आपको झोपड़ी मिल जाएगा, स्लम एरिया मिल जाएगा, झुग्गीज मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़े असमानता को दिखाता है कि एक तरफ एक ही समाज में एक तरफ आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा, दूसरी तरफ आपको बड़े से बिल्डिंग वाले प्राइवेट स्कूल्स मिल जाएंगे जिनकी स्थिति बहुत बुरी है पब्लिक स्कूल्स की। उसी रंग से अगर हम बात करते हैं झुग्गीज की और लग्जरी हाउसेस की, उसी रंग से
आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल जाएंगे क्लासरूम में भी, और कुछ क्लासरूम ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर पीने के लिए पानी भी नहीं है। कुछ दिन पहले दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स में वहां के शिक्षा मंत्री का रेड पड़ा, तो पाया गया वहां पर कि बच्चों के बैठने के लिए रूम्स हैं, वहां पर 6-6 8-8 रूम खाली थे, लेकिन वहां बैठने के लिए बच्चों के लिए एक बेंच ही नहीं थी। अब बहाना क्या किया गया कि बेंच अवेलेबल नहीं है, रूम्स अवेलेबल नहीं है। बेंच तो है, उतना बच्चा बैठा नहीं सकते हैं, जबकि 6-6 रूम्स अवेलेबल था। तो आज भी देखिएगा इनइक्वालिटी यहां पर है। कोई भी सरकार है, पूरी तरह से इनइक्वालिटी मौजूद है। हर एक कोई भी सरकार देखिए आती जाती रहेगी। समाज में जो समस्या है वो व्याप्त है, वो है पहले भी और आज भी है और रहेगा भी, अगर इस पर पूर्ण रूपेण मतलब लगाम नहीं लगाया गया। क्योंकि हम लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं है कि कैसे इनइक्वालिटी को दूर करना, हम बस इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही लिखता है ना, कुछ लोग पेट भर के खाना खाते हैं तब स्कूल जाते हैं, और कुछ लोग खाना खाने के लिए स्कूल जाते हैं। ये भी तो इनइक्वालिटी है, मिड डे मील स्कीम। तो आप उन बच्चों से पूछिएगा, वो स्कूल खाली पेट जाते हैं और वहां जाके खाना खाते हैं, वो जाते हैं इसलिए ताकि उनका पेट भर जाए। समझ रहे हैं? तो यहां पर यह भी समाज के इनइक्वालिटी को दर्शाता है कि एक तरफ वैसे बच्चे हैं जो पूरी तरह समृद्ध हैं, जो कैपेबल हैं और जो खाकर स्कूल जाते हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा यानी शिक्षा ग्रहण करना उनका प्राइमरी उद्देश्य नहीं रहा, शिक्षा के साथ साथ भोजन करना भी प्राइमरी उद्देश्य रहा। तो समाज में ये सब इनइक्वालिटीज हैं जो हमें नजर आता है, ये पूरी तरह व्याप्त हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आपको इनइक्वालिटी हर जगह नजर आ जाएगा। तो आपको आराम से ये सब चीज दिख जाएंगी, ठीक है। अगर एक फैक्ट शीट की बात करें ग्लोबल इनइक्वालिटी की, पूरे विश्व में इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी एक लोकल समस्या नहीं है। अभी आपको बताए थे, इक्वालिटी को समझना है तो आपको सबसे पहले साक्षात्कार किसका होगा? इनइक्वालिटी का, क्योंकि समाज में हर जगह दिख जाएगा आपको। तो किसी एक समाज में नहीं दिखेगा, ये विश्व के हर एक समाज में दिखेगा, चाहे वो एडवांस समाज हो चाहे वो डेवलपिंग समाज हो। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो आपको हर जगह दिख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाएंगे तो सब कुछ अच्छा है, वहां इनइक्वालिटी नहीं है, वहां भी इनइक्वालिटी है। डायमेंशंस बदल सकता है इनइक्वालिटी के। अब इसको समझिए, इसको देख लीजिएगा। The richest 50 individuals in the world have a combined income greater than that of the poorest 40 करोड़ people. 40 करोड़ लोग एक साथ उनकी इनकम को जोड़ लीजिए, और एक तरफ पूरे वर्ल्ड में 50 लोग की इनकम को जोड़ लीजिए। कहा 40 करोड़ लोग एक साथ और कहा 50 लोग, उनका इनकम, इन दोनों का इनकम में अगर कंपेयर कीजिएगा तो 50 लोगों का इनकम 40 करोड़ लोगों की इनकम से कहीं ज्यादा है। क्या यह दर्शाता है इक्वालिटी? क्या यह इनइक्वालिटी को दर्शाता है? यह इनइक्वालिटी को दर्शाता है जो समाज में व्याप्त है। 40% वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5% ग्लोबल इनकम पाता है, जबकि समाज में या पूरे विश्व में जो 10% अमीर लोग हैं उनके पास में 54% रिसोर्सेज हैं, या पूरे इनकम का 54% उनके हाथ में है। आप देखिए इंडस्ट्रीज कंट्री की बात करते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज, मेनली नॉर्थ अमेरिकन की बात करते हैं, वेस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, तो वहां पर 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओन्स 86% ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्री। वहां पर 25%, देखिए पूरे विश्व का सिर्फ 25% दो जगह रहता है, यूरोप में और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन उन लोग पूरे विश्व के इंडस्ट्री का 86% यूज करता है और 80% वर्ल्ड की एनर्जी का यूज करता है। यानी पूरे विश्व के अगर अनुमान लगाया जाए तो 25% लोग ही 80% चीज को खा जाते हैं। यानी कितना बचा? 75% लोग के लिए कितना बचेगा? 20%। अगर 25% लोग 80% रिसोर्सेज को खा जा रहे हैं, इसका मतलब बचा कितना? 75% लोगों के लिए बचा 20%। तो ये बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा इनइक्वालिटी है। ये ग्लोबल इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, हम लोकल की तो बात बाद में करेंगे, अभी हम ग्लोबल स्तर पर समझ रहे हैं कि कैसे इनइक्वालिटी व्याप्त है। तो इनइक्वालिटी समाज में हर जगह व्याप्त है। अगर यहां पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे डिस्कस करेंगे इसको। यहां देखिएगा, ऑन ए पर कैपिटा बेसिस a resident of the advanced industrial countries consumes at least 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron, steel and 14 times as much paper as someone living in a developing country like India. हम लोग जितना उपयोग करते हैं
उसके मुकाबले कोई अमेरिका में व्यक्ति रहता है, वो तो हमारे मुकाबले 3 गुना पानी इस्तेमाल करता है। यानी हमारी स्थिति उनसे बहुत ज्यादा बदतर है और वो हमसे बहुत बेहतर स्थिति में हर तरीके से, चाहे वो पानी के कंजम्पशन को लेकर हो या एनर्जी के कंजम्पशन को लेकर हो या रिसोर्सेज या मिनरल्स के कंजम्पशन को लेकर हो, आयरन स्टील को लेकर हो या फिर पेपर के कंजम्पशन को लेकर हो। यहां पर देख लीजिएगा, रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस इज 1 to 18 इन नाइजीरिया बट 1 to 8700 इन कनाडा। ये सोचिएगा रेशियो कितना डिफरेंस है। इसकी ये बात कर रहे हैं मैटरनिटी, मतलब माता बनते वक्त जितने महिलाएं मरती हैं या बच्चे मरते हैं उनकी संख्या है। ये भी बहुत ज्यादा गैप को दर्शाता है। कनाडा और एक तरफ नाइजीरिया भी है, नाइजीरिया दोनों को कंपेयर किया गया। ये अफ्रीकन कंट्री है। इसको बाद में डिस्कस कर लीजिएगा थोड़ा आराम से। वो नहीं है, अफ्रीका में। देखिए यहां पर, याद ध्यान दीजिएगा, द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए समझिए इसको, पूरे वर्ल्ड का कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज किया जाता है वो एडवांस कंट्रीज अमेरिका और रशिया या चाइना करता है। इंडिया भी करता है कुछ हद तक, काफी हद तक, क्योंकि पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा है। लेकिन पूरी तरह रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर लगा दी जाती है, आरोप किसके ऊपर लगाया जाता है? इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर में, कि भाई आप ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा CO2 रिलीज करते हैं, जिसके कारण एसिड रेन भी होता है। ठीक है, लेकिन मतलब कहने का मतलब यहां पर क्या है, CO2 को रिलीज करने में भी इनइक्वालिटी है। हम कम करते हैं फिर भी आरोप हम ज्यादा सहते हैं कि आप ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए हिंदुस्तान और चाइना रिस्पॉन्सिबल है, जबकि शुरू से हम लोग तो अभी एडवांस हुए ना, या अभी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। शुरू से अमेरिका और रशिया और बाकी जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो शुरू से क्या रहे, एडवांस कंट्री है। उनके पास में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता रहा। ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, आपको पता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो सबसे पहले वो धुआं फैलाएंगे ना, वो पॉल्यूशन फैलाएंगे, उसके बाद इंडिया या चाइना का नंबर आएगा। लेकिन फिर भी अगर ब्लेम लगाना होता है तो वो बोलते हैं कि हमारे या हम लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। देखिए अब इसको समझिए, अभी तक हम बात कर रहे थे ग्लोबल इनइक्वालिटी की, पूरे विश्व में जो इनइक्वालिटी है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। भारत में कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बताए गए हैं 2011 का डेटा सेंसस जब हुआ था उसके हिसाब से। अब इसको देखिए, इसके देखेंगे, फैमिलीज दैट हैव, ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। ठीक है, अब यहां देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ग्रामीण इलाकों में 55% है और शहरी इलाकों में कितना है, 93% है। 93% है, याद रखिएगा। ठीक है, टैप वाटर 35% है, टैप लगा हुआ नल का पानी, और यहां पर शहरों में 71%। बाथरूम में 45, बाथरूम जिनके घरों में है 45% घरों में बाथरूम है, यहां पर ग्रामीण इलाकों में यहां 87%। टेलीविजन देखिएगा तो 33%। ये बना ना, हाँ तो ठीक है, बना ना, तो रेशियो ये क्या दर्शा क्या रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दोनों फिगर क्या दर्शा रहा है, स्कूटर इनइक्वालिटी दर्शा रहा है कि गांव के फैमिली में और शहर की फैमिली में कितना अंतर है, किस आधार पर इनइक्वालिटी है। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं जिसको कहते हैं आप लोग डिजिटल इनइक्वालिटी। डिजिटल इनइक्वालिटी, शहरों में इजीली आपको मिल जाएगा नेट का जाल, लेकिन गांव में उस स्तर पर आपको नेट का जाल नहीं मिलेगा। समस्या है बहुत ज्यादा, इंटरनेट का उपयोग उतना नहीं हो पाता है, हर जगह नहीं है ऐसा। वो मेन जगह जिसकी आप बात कर रहे हैं ना वो है, हर जगह नहीं है आज भी। हर जगह आज भी डिजिटल इनइक्वालिटी है। ये जितना इनइक्वालिटी देख रहे हैं ना, इसमें एक और इनइक्वालिटी जुड़ जाएगा, वो कौन सा है, डिजिटल इनइक्वालिटी। वो है समस्या। चलिए देखिए यहां पर 10 वी फेस ए पैराडॉक्स। तो हमारे सामने क्या है, उलझन है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, उलझन। इसको देखो यहां पर उलझन है। ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट्स द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, येट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी इनकाउंटर इनइक्वालिटी। हम सब किसकी बात करते हैं, आप देखिएगा पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, कोई प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर देखिएगा सब लोग झंडा उठा के इक्वालिटी की बात करेंगे। लेकिन जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको समाज में हर जगह क्या नजर आ जाएगा, इनइक्वालिटी।
तो हर जगह आपको इनइक्वालिटी नजर आएगा, और हम बात किसकी कर रहे हैं? इक्वालिटी की। तो ये विडंबना ही ना है कि जो चीज आपको, जिस चीज को आवाज बना के उठा रहे हैं, वो हर जगह उसके खिलाफ में चीजें दिख रही हैं। मतलब अगर हम डिमांड इक्वालिटी की कर रहे हैं तो हर जगह इनइक्वालिटी दिख रहा है हमको। ये पैराडॉक्स है, समझ लीजिए। मतलब उलझन, आप जिस चीज को कम करने का प्रयास कर रहे हैं वो चीजें आपको और बढ़ती नजर आ रही हैं। समझ रहे बात को? आप इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं, इक्वालिटी आना चाहिए, और दूसरी तरफ आपको हर जगह इनइक्वालिटी नजर आएगा। तो ये तो पैराडॉक्स हो गया। आर दे परमानेंट एंड इनएविटेबल फीचर? अब तो हम मान लेते हैं कि इनइक्वालिटी भाई हमेशा है और हमेशा मौजूद रहेगी। अगर इनइक्वालिटी समाज में है तो हमको मान लेना चाहिए कि इनइक्वालिटी सदियों से रहा है, आज भी रहेगा और आगे आने वाले फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे सोशल लाइफ का। और ये शो करता है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, और कैसे, देखिए, जो टैलेंटेड होगा उसका टैलेंट अलग होगा, जो लेस टैलेंटेड होंगे उनका टैलेंट अलग होगा। तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू इनइक्वालिटी। ठीक है ना? हम ये मान लें 2 मिनट के लिए क्वेश्चन ही पूछा गया, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, या हम ये मान लें कि आज जो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है वो हमारे सोशल रूल्स के कारण दिख रहा है, ये समाज में जो रूल्स बनाए गए हैं उसके कारण इनइक्वालिटी दिख रहा है। तो 2 तरह का इनइक्वालिटी की बात हो रही है। एक ऐसा इनइक्वालिटी जो हमें सोसाइटी से मिला गिफ्ट में, शुरू से चल रहा है, तो हम मान ले उसको हम आगे लेके चले कि भाई ठीक है, इनइक्वालिटी था और रहेगा, इसको हम लाख कोशिश करके भी दूर नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम मान लें इसको कि ये सोसाइटी का बनाया हुआ है, सोसाइटी के रूल्स से बना हुआ है, यानी इक्वालिटी है, उसका कारण, मूल कारण क्या है कि समाज में रूल ऐसा है, इसीलिए इनइक्वालिटी है। ये सब क्वेश्चन है जिस पर हमें विचार करना है, जिस पर हमें सोचना है। इस चैप्टर को अगर कवर करना है तो इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को आपको सोचना पड़ेगा कि भाई समाज में जो व्याप्त इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं, उसका मूल कारण क्या है? क्यों समाज में जो असमानता है वो पूरी तरह क्या है? पूरी तरह समाज में व्याप्त हैं, मौजूद हैं, जबकि हर जगह आप समानता की बात करते हैं, हर जगह आप समानता के प्रश्न को उठाते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं, रेज करते हैं, लेकिन उसी तरफ आपको दूसरी साइड जैसे आप देखते हैं समाज में आपको असमानताएं मिल जाती है, इनइक्वालिटीज मिल जाता है। यानी जिस विषय में सबसे ज्यादा चिंता होती है उसका खराब रूप आपको हमेशा सामने दिख जाता है। It is a question of this kind that makes equality one of the central themes of social and political theory. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए हमारे सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी में ये एक सेंट्रल थीम के रूप में काम करता है, या इस मुद्दे पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। A student of political theory has to address the range of questions such as what does equality imply? Equality का मतलब क्या होता है? हम equality को कैसे समझते हैं, या फिर कैसे ये अलग है दूसरे, जैसे अमेरिका का इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट कैसे रशिया के इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से अलग है, या फिर हम और भी इक्वालिटी को प्राप्त करके और किन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इक्वालिटी एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर उस इक्वालिटी को हम प्राप्त कर लेंगे तो सिर्फ उसी को प्राप्त नहीं करेंगे, उससे जुड़ी और भी जो आइडियल्स है, वैल्यूज हैं, सबको हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेज ऑफ इनकम एंड स्टेटस? तो क्या इक्वालिटी को प्राप्त करके जितने भी इनकम में डिफरेंसेज हैं और स्टेटस में डिफरेंसेज है वो समाप्त हो जाएगा? क्वेश्चन ही उठता है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी आर वी परस्यूइंग एंड फॉर हुम? तो हम किस प्रकार की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम किस प्रकार के इक्वालिटी को परस्यू कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। समाज में सब कुछ बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वालिटी की भी अपनी सीमाएं होती है। ठीक है? लेकिन अगर कोई इनइक्वालिटी समाज द्वारा जनित है, या समाज द्वारा क्या है, शेप किया गया है, बनाया गया, तो उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नेचुरल इनइक्वालिटी को काफी हद तक कम नहीं करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मान लीजिए एक समाज में एक व्यक्ति पूरे शरीर के साथ या जन्म लेता है और एक व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, तो उसने क्या हुआ, वो किस प्रकार की इनइक्वालिटी हो गई? नेचुरल। अब आप कहिएगा कि सर इसको तो खत्म नहीं कर सकते क्या, कि नेचुरल है, लेकिन यहां भी अगर समाज के कुछ लोग चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं होगा, कम कर सकते हैं। आपको पता है बहुत से अंग जो होते हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल मिलते हैं। तो आर्टिफिशियल यंग अंग लगाकर क्या करते हैं, उसको आप इक्वालिटी की श्रेणी में लाते हैं। हालांकि पूरी तरह इक्वालिटी नहीं होगा, उस डायरेक्शन में प्रयास जरूर करते हैं। तो नेचुरल इनइक्वालिटी को भी हम कोशिश करते हैं कि वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। ये तो नेचुरल है, और जो समाज ने बनाया हो तो हम तोड़ ही सकते हैं, घटा सकते हैं, या उसको हटा सकते हैं।
तो जब नेचुरल इनइक्वालिटी को हम हटाने का प्रयास कर सकते हैं और हम कर रहे हैं और काफी हद तक दूर भी हो रहा है, तो हम सोशल इनइक्वालिटी को कैसे नहीं हटा सकते हैं? ये तो हमारे हाथ में है। पूछिए। तो कुपोषण का, अच्छा सुन लिए, आपने बोला कुपोषण का शिकार बच्चा, एक बच्चे को मिड डे मील स्कीम में भेजा जाता है, वो उसको उम्मीद की जाती है, आप देखिएगा तो उसका ना मेन्यू चार्ट होता है, हर एक दिन का मेन्यू चार्ट होता है और उसको न्यूट्रिएंट्स फूड दिया जाता है, उसको एक पोषण वाला आहार दिया जाता है। लेकिन समाज में कितना करप्शन है कि जिस बच्चे को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। तो ये समाज का दोष है ना। समाज में अगर इक्वालिटी लाना है तो इनइक्वालिटी को रिमूव करना होगा, तो समाज का दायित्व है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। तो समाज में व्याप्त जो इनइक्वालिटी है उसको हम अपने सामाजिक प्रयास से ही दूर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं हो सकता है, या तो लॉ बनाकर या तो सामाजिक परिवर्तन लाकर। ठीक है, अलग क्वेश्चन है। हाँ, why talk about global or national inequalities when all around us there are inequalities to whom nobody seems to object? तो क्या कहता है कि हम ग्लोबल और नेशनल इक्वालिटी की बात क्यों करते हैं? हमारे तरफ इतना सारा इनइक्वालिटी जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम बड़े बड़े इनइक्वालिटी की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे समाज में हर जगह इनइक्वालिटी है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने मान लिया कैसा ही होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि मुन्नी जो लड़की है, ये जो फीमेल है, वो क्या कहती है कि जस्ट लुक एट द वे माय पेरेंट्स फेवर माय ब्रदर ओवर मी, कि मेरे घर में ही मेरे माता पिता मेरे भाई को अलग तरह से ट्रीट करते हैं और मुझे अलग तरह से ट्रीट करते हैं, तो मैंने इसको मान लिया। ठीक है, ये जनरली आम परसेप्शन है। ठीक है, चलिए, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता हमेशा। आगे जाइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी विच वी कंसीडर हियर, इसको ध्यान दीजिएगा, आर टू प्रमोट इक्वालिटी शुड बी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्संस इन एग्जैक्टली द सेम वे। तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि क्या सभी व्यक्ति को एक समान हम ट्रीट करेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन। या फिर हाउ शुड ए सोसाइटी डिसाइड विच डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवार्ड आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट? ये समाज को डिसाइड करने दिया जाए कि हम ट्रीटमेंट में या रिवार्ड में किस प्रकार का भेदभाव करें या ना करें इक्वालिटी को लाने के लिए, या किस प्रकार का पॉलिसी अपनाएं। ठीक है, क्या हमारा सोसाइटी, ठीक है, आगे देखिए, इसको देखिएगा। ये साउथ अफ्रीका में और भारत में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत लागू था जब हमारे ऊपर अंग्रेज लोग रूल करते थे। यहां पर देखिएगा, इस इमेज को देखिएगा, यहां पर ड्रिंकिंग फाउंटेन में आइएगा, पानी में भी व्हाइट और कलर्ड, यानी पानी पीने में भी। देखिए, आप जब साउथ अफ्रीका के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, अपार्थाइड सिस्टम को, तो उस वक्त पाए होंगे कि साउथ अफ्रीका में क्या है, दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी, एक उजले लोगों के लिए और दूसरा काले लोगों के लिए। तो उजले लोगों के लिए और काले लोगों के लिए, कलर लोगों के लिए अलग अलग पानी के फाउंटेन लगे हुए थे, अलग अलग वॉशरूम भी था, बाथरूम भी था, अलग अलग पार्क भी थे। यानी पूरा जो शहर था ना, शहर वो पूरी तरह बटा हुआ था काले और गोरे में। और काले लोग को अगर गोरे एरिया में जाना पड़ता था तो उनको परमिट लेनी पड़ती थी। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा कि रेस्ट रूम भी व्हाइट और के लिए बने हुए थे कि रेस्ट रूम होंगे तो सिर्फ किसके लिए होंगे, व्हाइट लोगों के लिए होंगे। जो ब्लैक लोग थे, कलर लोग थे, उनके लिए कोई रेस्ट रूम की व्यवस्था नहीं थी। ये जनरली स्टेशन पर पाया जाएगा, रेलवे स्टेशन पे। वो अलग मैटर है। अभी बात किसकी हो रही है? बात अभी हो रही है कि समाज में जो व्याप्त इनइक्वालिटी है उसकी बात हो रही है। तो इक्वालिटी, इनइक्वालिटी किस आधार पर है? रेस के आधार पर है ना। साउथ अफ्रीका में कौन सा आधार था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, भेदभाव। देखिए यहां पर आ जाता है, देखो यहां पर, इस पर देखो ध्यान से, कौन सा? वो सोशल इक्वालिटी में आएगा, समझ लीजिए उसको। यहां देखिएगा, ऑल ऑफ देम मार्क डिस्टिंक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस एंड कलर एंड दीज अपीयर टू मोस्ट ऑफ अस एज अनएक्सेप्टेबल। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ या इनइक्वालिटी जो है, ये समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी देखिए हम ना, गोरे और काले के बीच में जो डिफरेंस था। In fact, such distinction violate our intuitive understanding of equality, which tells us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity.
तो अभी तक हमने जो देखा इनइक्वालिटी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कारण कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमको गॉड ने सेम बनाया, भगवान ने सेम बनाया है, तो हम समाज से सेम ट्रीटमेंट की उम्मीद करते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा, जब अंग्रेज आए थे, जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम लाए या हिंदुस्तान में भी कॉलोनियल रूल लाए थे, तो वहां पर उन लोगों ने गोरे और काले के बीच में एक फर्क क्रिएट कर दिया, एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया, एक कह सकते हैं एक डिवीजन खींच दिया, जिससे क्या हुआ, सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिला। यहां पर वहां इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करके बल्कि उन्होंने किसको प्रमोट किया, सोशल इनइक्वालिटी को प्रमोट किया। यहां पर ये चीज समझना है इसको, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, लास्ट पॉइंट है आपका, however treating people with equal respect need not mean always treating them in identical way। तो अगर आप बात करते हैं इक्वल रिस्पेक्ट की, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हर व्यक्ति को आप आइडेंटिकल तरीके से ट्रीट कीजिएगा। इक्वल रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं होता है कि हर व्यक्ति को आप एक ही तरीके से ट्रीट कीजिएगा। नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस। कंडीशंस बदलते हैं तो आपका ट्रीटमेंट भी बदल जाता है। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शंस एंड पीपल ऑफन एंजॉयज डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड्स एन अकाउंट ऑफ इट। देखिए, समाज में जब काम बढ़ता है तो ये समाज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समाज में काम का बंटवारा, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता है, तो समाज में काम का बंटवारा होता है और काम के बंटवारे के आधार पर समाज में उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट निर्धारित होता है। अगर वो व्यक्ति अपने कर्म में बहुत ऊंचा है, उसी क्षेत्र में बहुत ऊंचा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका रिस्पेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा। एक ही क्षेत्र में अगर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्किल्ड है तो उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा, बनिस्पत उसी फील्ड में दूसरा व्यक्ति जो उस काम में निम्न कोटि का है। ठीक है, समझ रहे बात को। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। जूता बनाने वाला एक मोची शायद वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है जो एक जूता बनाने वाला कंपनी का मालिक डिजर्व करता है। ठीक है, हालांकि अगर कार के हिसाब से देखा जाए तो वो भी वही काम कर रहा है जो एक नीचे स्तर का आदमी, जिसको आप कहते हैं या आप कह सकते हैं जिसको समाज ने मान लिया कि वो निचले स्तर का व्यक्ति है, हालांकि उसको भी संविधान ने पूर्ण अधिकार दिया है। अब कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं है संविधान के अनुसार, लेकिन समाज में आज भी इनइक्वालिटी मौजूद है। और यहां पर एक ही व्यक्ति जो एक ही प्रकार के काम कर रहा है, लेकिन एक को आप नीची निगाह से देख रहे हैं और एक को आप ज्यादा इज्जत दे रहे हैं या उसको आप समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो यह बातें भी होती कि आप अपने काम में कितना स्किल्ड हैं, उस काम से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं समाज के लिए। एक मोची जो है ना, वो अपना भरण पोषण कर रहा है जूता बनाकर, लेकिन एक कंपनी का मालिक जो है वो जूता बनाकर अपना ही भरण पोषण नहीं कर रहा है, बल्कि समाज में बहुत लोग को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, इसलिए उसका मान सम्मान ज्यादा हो जाता है। तो पॉइंट इज, आपके बारे में साफ साफ बताएं कि जब हम लोगों को ट्रीट करते हैं, हम बोलते हैं कि उनको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो ये मान के चलेगा कि सभी लोगों को एक समान हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी क्या है, अपने कार्य के अनुसार व्यक्ति की क्षमता होती है, अपने कार्य के अनुसार व्यक्ति आगे डेवलप करता है और उसी के अनुसार उसको हम समाज में रिस्पेक्ट देते हैं। किस बात को? हाँ, सुनिए, हमसे पूछ रहे तो सुनिए। हाँ। समाज में बहुत सी चीजों को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि समाज में सदियों से चलता आ रहा है। समझ लीजिए, 200 साल अंग्रेजों ने रूल किया और 200 साल तक हम काले कहलाते रहे अंग्रेजों के मुकाबले, और आज भी जाइएगा तो आज भी क्या है, हम काले ही उनके लिए। हालांकि समाज में धारणा चेंज हुई है उनके हिंदुस्तानियों के प्रति, लेकिन जो धारणा बन गई 200 साल पहले वो आज भी है। अगर आप बात करते हैं क्रिकेट की, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में देख लीजिएगा कितने लोग गोरे हैं कितने काले हैं, तो वहां भी काले और गोरे का आप ब्लैक देखिए, वो सेंचुरी से एक्सेप्ट कर लिया गया। तो लेकिन यहां पर बात क्षमता की नहीं होती, यहां पर देखिए बात ये होती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भ्रम फैलाया गया कि काले लोग जो होते हैं वो इंफीरियर होते हैं और जो सफेद वाले लोग होते हैं यानी जो व्हाइट मैन होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। ये एक भ्रम था, जिस भ्रम को तोड़ा गया बाद में जाकर, ये भ्रम फैलाकर उन्होंने रूल किया था। तो समाज में जो इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं ना, रेस के आधार पर या कलर के आधार पर, वो जानबूझ के फैलाया गया था, तो इसको जानबूझ के हटाया भी जा सकता है। तो जो सोसाइटी के अनुसार फैलाया जाता है उसको हटाया जा सकता है। अभी तो बताया आपको कि जब हम नेचुरल इनइक्वालिटी को हटाने का प्रयास कर सकते हैं तो हम सोशल इनइक्वालिटी को भी हटाने का इजीली प्रयास कर सकते हैं। ये तो हो भी सकता है, क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी समाज के कुछ लोगों के द्वारा लाया गया है, तो कुछ लोगों के द्वारा हटाया भी जा सकता है।
लेकिन यहां पर एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि सोसाइटी में होता क्या है, जो एक बार नॉर्म सेट हो जाते हैं ना, उसको हम ट्रेडिशनली हम फॉलो करते चले जाते हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट के रूप में आपको इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि आप इक्वालिटी के अलग अलग डायमेंशन को समझिए। एक आम आदमी से पूछेगा इक्वालिटी का मतलब तो कुछ और बताएगा, लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट अगर आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में इक्वालिटी का मतलब, तो आप बड़े पैमाने बड़े व्यापक रूप में पढ़ेंगे उसको, उसके अलग अलग डायमेंशन को समझेंगे। आप समझेंगे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी अभी तक क्यों है, इतना आगे हम बढ़ चुके हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं, फिर भी समाज में आज भी इनइक्वालिटी क्यों है। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके समाज में आपके आसपास ये दिख जाएगा। इसमें बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि समाज में एक तरफ आपको बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखेंगे और एक तरफ आपको स्लम एरिया दिख जाएगा, झुग्गीज दिख जाएंगे। तो क्या ये समाज में उन लोगों को नहीं दर्शाता है कि कुछ लोग समाज के रिसोर्सेज का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं और कुछ लोग कम उपयोग कर रहे हैं, इनके पास पीने को पानी भी नहीं है, और एक तरफ लोग के पास में भाई अथाह या कह सकते हैं आराम से उनके पास जल की उपलब्धता है। सोच के देखिएगा यहां पर कितना असमानता है। और फिर लास्ट में इसको एंड किए थे कि डिजिटल आधार पर भी लोगों में असमानताएं हैं। तो डिजिटल आधार पर असमानता लाया किसने? समाज ने लाया, गवर्नमेंट ने लाया। गवर्नमेंट चाहे तो जो टावर शहरों में है वो टावर गांव के अंदर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो मोबाइल फोन ज्यादा कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है उसको सब्सिडाइज रेट पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है, और हर व्यक्ति को डिजिटल इंडिया से जोड़ा भी गया है। देखिए, और इसमें सरकार प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी आज क्या है, इनइक्वालिटी है। तो ये इनइक्वालिटी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ना। आज कहीं भी चले जाइएगा देखिएगा, सब्जी वाला के तक पास में क्या होता है, यूपीआई है। वो एक लगाए हुए है आपके पास डिवाइस, आप उसमें पैसा यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो समाज में देखिएगा काफी हद तक असमानताएं जो है ना, काफी हद तक आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई करके दूर भी किया गया। सबसे पहले तो बात था आइडेंटिफिकेशन का। हम समाज में सब कुछ देखते थे और बोलते थे ये तो ऐसा ही है, चलता ही रहेगा, एक्सेप्ट कर लेना। तो सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा चीज होता है किसी भी इनइक्वालिटी को जारी रखने के लिए। समाज में इनइक्वालिटी तभी तक रहेगा जब उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगा। सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें बैन है जिसको आपको नहीं करना है। आपको नहीं करना है, ठीक है। करेगा तो फिर अगले क्लास में नहीं बैठेंगे। हाँ बोलिए। कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिसको आप सबको फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इक्वालिटी। जैसे स्कूल में जाते हैं तो सेम टाइप का यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो सेम टाइप का यूनिफॉर्म कोई लंबा बच्चा भी है वही पहनता है, कोई छोटा बच्चा भी हाइट में वही पहनता है, कोई गोरा बच्चा वही पहनता है, कोई काला वही पहनता है। तो इन सब के अलावा यूनिफॉर्म का मकसद क्या होता है कि सब लोगों में एकता का भाव जगे और सभी लोग अपने आप को इक्वल समझे, कम से कम स्कूल के प्लेटफॉर्म पर। समझ रहे बात को? बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। सोशल इनइक्वालिटी क्या पूरी तरह, सुनिए एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न इन्होंने पूछा कि सोशल इनइक्वालिटी को क्या पूरी तरह से हटाया जा सकता है। देखिए, पूरी तरीके से हटाना एक आइडियल केस होगा, लेकिन काफी हद तक इसको हटाया जा सकता है, काफी हद तक इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अमीर और गरीब में जो डिफरेंस है ना, उसको मिनिमम लाया, उसके बीच में मिनिमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, पूरी तरह कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि समाज की बेसिक चीजें हैं। तो डिफरेंसेस बढ़ गया ना, तो इनइक्वालिटी का लेवल बढ़ गया। यहां क्या था कि इनइक्वालिटी का लेवल को कम करना था, लेकिन जैसे आपने बोला अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब बन गए, तो ये जो डिफरेंसेस था ना, सोशल इनइक्वालिटी वो या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और बढ़ गया। तो सोशल अप्रूवल पाकर या सोशल एफर्ट लगा के हम इन डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं। पूरी तरह शायद खत्म करना के आइडियल बात होगा, ये मतलब आदर्श बात होगा, ये मेरे हिसाब से खत्म नहीं होगा कभी भी, लेकिन हाँ काफी हद तक ये कम हो सकता है, ये कम हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम लोग इसको लेकर आगे चलेंगे, ठीक है, और आगे देखेंगे इक्वालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस को, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। क्या क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था देखिए।